जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं निबंध के बारे में कि आप निबंध कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका 10 नंबर का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा पर निबंध लिखिए, या फिर आपका पूछ लिया दहेज प्रथा पर जो है निबंध लिखिए, भारतीय नारी पर लिखिए, या फिर आपको पूछ लिया महापर्व पर निबंध लिखें। यानी ऐसे बहुत से विषयों पर, जैसे विज्ञान के चमत्कार के बारे में निबंध लिखें। ऐसे बहुत से निबंध लिखने के लिए क्या करता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप अपने एग्जाम में साथियों किस प्रकार से जो है अपना निबंध लिखेंगे, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा विस्तृत जानकारी देने वाले साथियों। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जो आपका भ्रष्टाचार है, क्या है, भ्रष्टाचार पर यदि आपको निबंध लिखने के लिए आता है तो आप किस प्रकार से निबंध लिखेंगे। भ्रष्टाचार का कारण तथा निवारण, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, इन सब के बारे में आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निबंध लिखते समय साथियों सबसे जो मेन बात है वो आपको यह ध्यान में रखना होता है कि जब आप अपना हेडिंग डालें, क्या डालें, आपका हेडिंग जो है थोड़ा मोटे अक्षर में होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और जो आप निबंध लिखें थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए। जो आप अक्षर लिखते हैं निबंध, उसमें थोड़ा थोड़ा आपका गैप होना चाहिए, ताकि देखने के बाद क्या लगे, अच्छा लगे। और ऐसा लगेगा तो आप अपने हेडिंग और अपने लिखावट दो चीज़ पर आपको बराबर ध्यान देना है यदि आप निबंध लिखते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है प्रस्तावना। क्या लिखा जाता है, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद आप भ्रष्टाचार का अर्थ एवं स्वरूप लिख सकते हैं। इसके बाद भ्रष्टाचार के कारण आप लिख सकते हैं। फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं कानून व्यवस्था का शिथिल होना, या फिर सशक्त विपक्ष का अभाव, चुनाव की दोषपूर्ण पद्धति, भ्रष्टाचार दूर करने के जो उपाय हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको उपसंहार भी लिखना पड़ता है। तो इतना नहीं, आप अगर प्रस्तावना लिख लेते हैं, भ्रष्टाचार का अर्थ एवं स्वरूप लिख लेते हैं, भ्रष्टाचार के कारण लिख लेते हैं, इसके बाद भी आप उपसंहार लिख लेंगे तो भी आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले साथियों आप प्रस्तावना में लिखेंगे कि आधी शताब्दी की जो स्वतंत्रता है, क्या है, आधी शताब्दी की स्वतंत्रता के बाद भी भारत इच्छित उन्नति नहीं कर पाया है। या देखिए आपका 2011 और 2010 में ये आपका पूछा गया था। भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने के लिए आपके एग्जाम में जो है 2011 और 2010 में साथियों आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखें। बाकी हम और भी विषय पे आपके लिए निबंध लेकर आएंगे, जिनसे आप जान सकें कि किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। अगला कि स्वतंत्रता से पूर्व संयोज गए जनता के स्वप्न अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि आम लोग स्वतंत्रता से पूर्व ही स्थिति से तुलना करते हुए भी नहीं हिचकिचाते। ठीक, देश में संसाधनों की भरमार होते हुए भी सामान्य जन अभाव में जीवन जीने के लिए विवश है। कहने के लिए देश के विकास और उन्नति भी पर्याप्त की है, परंतु उसका लाभ सर्वसाधारण तक नहीं पहुंच पाया है। यदि इस स्थिति के मूल कारणों को खोजें तो हमें केवल दो ही कारण दिखाई देते हैं, एक जनसंख्या वृद्धि और दूसरा भ्रष्टाचार। यहाँ पर हम दूसरे कारण अर्थात भ्रष्टाचार पर ही विचार करेंगे। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे साथियों भ्रष्टाचार का अर्थ एवं स्वरूप। और भ्रष्टाचार का अर्थ और स्वरूप में देखिए हम क्या जानेंगे, जो भ्रष्टाचार का अर्थ और स्वरूप है इसके बारे में क्या जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट एवं आचार दो अलग शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट का अर्थ है बिगड़ा हुआ अथवा गिरा हुआ, और आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। दोनों को मिलकर अर्थ हुआ आचरण की भ्रष्टता या बिगड़ता हुआ व्यवहार। तो समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कार्यरत जो व्यक्ति हैं व्यक्ति से जिस निष्ठा एवं ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है उसका ना होना ही भ्रष्टाचार है। समाज, सरकार
और संस्था में लाभ के पद पा करके उनमें किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ उठाने और नियम विरुद्ध कार्य करने, अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों को लाभ पहुंचाने से लेकर अन्यायपूर्वक दूसरों को हानि पहुंचाने से लेकर अन्यायपूर्वक दूसरों को हानि पहुंचाने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने आज को भ्रष्टाचार के अंतर्गत समझा जाना चाहिए। मोटे तौर पर घूस लेना, पक्षपात करना, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग करना, स्वेच्छानुसार किसी को नियम विरुद्ध लाभ या हानि पहुंचाना आज सभी क्या है? भ्रष्टाचार है। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के कारण। देखिए, भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी गैर सरकारी सभी व्यक्ति दुखी हैं। अतः सरकारी संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तरों पर इसके कारणों को खोज निकालने का प्रयास किया जाता रहा है। सादे विचार विमर्श और मंथन के पश्चात भ्रष्टाचार के निम्नलिखित प्रमुख कारणों को बताया जा सकता है। कौन कौन से? सबसे पहला आपका है चरित्र एवं नैतिक मूल्यों का पतन। प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रीय आपत्ति एवं संघर्ष के अवसर पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं वर्तमान रहती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे समाज में भी नैतिक स्तर ऊंचा था। सभी स्वार्थ एवं वर्ग भेद मिलाकर देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर थे, परंतु स्वतंत्रता के आ जाने के कारण देश में नैतिक और चारित्रिक स्तर में गिरावट आई। हम सादगी और त्याग को छोड़कर भोग विलास में लिप्त होते गए। भोग के साधनों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है, अतः किसी भी प्रकार धन एकत्रित करना मनुष्यों का उद्देश्य होता गया। न्याय और सत्य आदि की बलि चढ़ा दी गई। गलत साधनों का उपयोग करते समय उत्पन्न होने वाले जो हया शर्म को त्याग दिया गया। जीवन स्तर सुधारने की धुन और उपभोक्तावादी संस्कृति के आगमन ने भ्रष्टाचार के इस विष को और अधिक घातक रूप प्रदान कर दिया। धर्म, विद्यालय और परिवार अपने सदस्यों को नैतिकता सिखाने में असमर्थ हो गए। ये पहला कारण था चरित्र एवं नैतिक मूल्यों का पतन। इसका दूसरा देखिए कारण जो है भ्रष्टाचार का दूसरा कारण साथियों, कानून व्यवस्था का शिथिल होना। भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को इस दुष्कर्म से लिप्त होने से या तो नीति ज्ञान सहायक होता है या समाज का दंड विधान। नैतिक शिक्षाओं के निष्प्रभावी होने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। अब प्रश्न रह जाता है कि दंड विधान का यह बात सही है कि जब आदमी को आत्मा उचित अनुचित का निर्णय करने योग्य नहीं रहती, तब नीति के बंधन शिथिल हो जाते हैं। तब दंड की कठोरता का डर व्यक्ति को बुराइयों से रोकता है, परंतु हमारी न्याय पद्धति एवं न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि अपराधी का निर्णय बहुत विलम्ब हो जाता है और अनेक बार अपराधी इस डर से छोड़ दिए जाते हैं कि कहीं किसी निरपराध व्यक्ति को दंड ना मिल जाए। न्यायाधिकरण को इस शंका के आधार पर अपने स्वविवेक के उपयोग की व्यवस्था ने न्याय के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार को जन्म दिया और अब तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने राजनीतिक संपर्कों, धन और शारीरिक बल के अंतर्गत के आतंक से निष्कलंक छूटने लगे हैं। तीसरा इसका कारण है सशक्त विपक्ष का अभाव। ठीक है, भ्रष्टाचार का जो तीसरा कारण साथियों, इसमें से आप अगर 2 ही हेडिंग लिख देंगे तो भी बहुत है। सिर्फ हेडिंग लिखकर उसमें 2 लाइन आप लिख देंगे, बस बहुत हो गया। अगला कि सरकारी स्तर पर व्याप्त जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने में शक्तिशाली विपक्ष एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने लोकतंत्र की तो स्थापना कर ली, परंतु अभी तक भी सशक्त एवं रचनात्मक विपक्ष की महत्ता को नहीं समझ पाए। यदि विपक्ष चाहे तो वह सरकार के मनमाने आचरण पर अंकुश लगा सकता है। भारत में विपक्ष सदा दुर्लभ और विभाजित रहा है। अपने हितों को सर्वोपरि रखने और विभाजित होने के कारण सरकार पर वांछित दबाव बनाने में असमर्थ रहा है। दुर्लभ लोकतंत्र के कारण विपक्ष की स्वार्थ से प्रेरित
रहता है। अगला है चुनाव की दोषपूर्ण पद्धति। भारतवर्ष में बहुदलीय लोकतंत्री राज व्यवस्था है। अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हर बार चुनाव में अपने अनेक उम्मीदवार खड़े करते हैं। उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए अतुल साधनों एवं धन की आवश्यकता होती है। यह धन दलों को चंदों द्वारा प्राप्त होता है। यह चंदा ना तो दल के खातों में आता है, ना देने वाला इसे अपने खातों में दिखाता है। इसलिए इस धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। चुनाव के चंदे देकर बड़े बड़े पूंजीपति दल की सरकार बनने पर उससे अनुचित लाभ उठाते हैं, जिससे चंदे में दी गई अकूत संपत्ति के बदले लाभ उठाया जा सके। कई बार अपने चुनाव पर भारी खर्च करने वाले नेता जीतकर अनुचित तरीकों से आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। यह लाभ घूस आदि के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार लोकतंत्र की व्यवस्था में धन का क्या होता है? दुरुपयोग होता है। अगला जो देखिए हेडिंग है वह है भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। देखिए भ्रष्टाचार दूर करने का उपाय क्या है? भ्रष्टाचार को दूर करना आसान काम नहीं है, परंतु इसे समाप्त किए बिना हमारे देश का स्वतंत्र अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है। अतः इसे दूर तो करना ही होगा। इसे दूर करने के लिए सबसे पहले नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र में निर्माण की है। जब तक समाज के सभी वर्ग उचित के भेद को समझकर नैतिक आचरण प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव नहीं है। नैतिकता के कारण नागरिकों में राष्ट्रीयता का निर्माण करना भी आवश्यक है। जब तक हम अपने निजी हितों और स्वार्थों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को अधिक महत्व देना नहीं सीखेंगे, तब तक भ्रष्टाचार दूर होना असंभव है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को दोषी पाकर उन्हें कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। अतः यह भी आवश्यक है कि कानूनों और न्याय पद्धति में तदनुसार सुधार किया जाए। भ्रष्टाचार की आत्मघाती इस समस्या के समाधान के लिए चुनाव पद्धति में भी सुधार लाना आवश्यक है। सफल लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता पर आश्रित होता है। अतः भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है। लास्ट में जो आपका हेडिंग है साथियों वह होता है उपसंहार। उपसंहार में देखिए देश की ऐसी अनेक समस्याएं जिनको सुलझाने के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विचार और प्रयास करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार भी आज एक असाध्य रोग के रूप में व्याप्त है। जब तक सभी नागरिक और सभी दल निहित स्वार्थों और हितों से ऊपर उठकर इस पर विचार नहीं करेंगे और जब तक इस दानव से लड़ने का संकल्प नहीं करेंगे, तब तक इससे छुटकारा संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह साथियों कि यदि आप भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहला हेडिंग आपको डालना होगा प्रस्तावना। क्या डालना होगा? सबसे पहली आप हेडिंग डालें प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना डालें। प्रस्तावना डालने के बाद आप उसके बाद लिख दें भ्रष्टाचार का अर्थ एवं स्वरूप, एक हेडिंग। दूसरी हेडिंग आप डाल दें भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, तीसरा आप हेडिंग डाल दें भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय और इसके बाद लास्ट में आप डाल दें उपसंहार। इतनी हेडिंग आप डाल कर जो है इसमें कम से कम आप 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड लिख देते हैं तो भी साथियों आपका क्या होता है 10 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, तो ये था भ्रष्टाचार का कारण एवं निबंध, भ्रष्टाचार से संबंधित निबंध। बाकी हम और भी जैसे दहेज प्रथा हो गया, महापर्व हो गया, इससे संबंधित ही हम निबंध जो आपके लिए लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।